नमस्कार दोस्तों। इमेजिन कीजिए एक ऐसी रकम, एक ऐसा अमाउंट जिसमें इतने जीरो हैं कि आम इंसान गिनते गिनते थक जाए। हम बात कर रहे हैं लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये अमाउंट हमारे देश के कई बड़ी बड़ी स्टेट्स के पूरे साल के बजट से भी काफी ज्यादा है। और मुद्दा यह है कि आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि आरबीआई ने हमारी भारत सरकार को लगभग 2.87 लाख करोड़ रुपीस ट्रांसफर करने का एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। लेकिन इस कहानी के अंदर एक ट्विस्ट भी है। एक तरफ देखिए सरकार के पास ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग पैसा आ रहा है, और दूसरी तरफ हमारा जो रुपी है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, ये डॉलर के मुकाबले लगातार प्रेशर झेल रही है। ईरान में चल रही वेस्ट एशियन वॉर और हॉर्मूज के ब्लॉकेड से होने वाले ऑयल प्राइसेस का फ्लक्चुएशन और उसकी वजह से होने वाली जियोपॉलिटिकल टेंशंस हमारी इकोनॉमी का पूरा स्ट्रेस टेस्ट ले रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज कि क्या आरबीआई का ये ऐतिहासिक फंड ट्रांसफर हमारी इकोनॉमी के लिए एक संजीवनी बूटी बनेगा, या फिर इंटरनेशनल मार्केट में गिरता हुआ रुपी इस सारे फायदे को पूरी तरह से धो देगा? तो चलिए इस पूरे मैक्रो इकोनॉमिक भूल भुलैया को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। मैं हूं चंदन शर्मा, सीनियर फैकल्टी एंड डायरेक्टर एकेडमिक्स एट स्टडी आईक्यू, और आज के इस सेशन में हम इकोनॉमी के कुछ सबसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हो या फिर एक जागरूक नागरिक, यह मुद्दा आपकी लाइफ और देश के फ्यूचर से कहीं ना कहीं डायरेक्टली जुड़ा है। सो लेट अस गेट स्टार्टेड एंड लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू। दोस्तों, सबसे पहले उस बेसिक सवाल के ऊपर आते हैं जो शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा। आरबीआई के पास इतना पैसा आता कहां से है? क्या आरबीआई सिर्फ मशीन लगाकर नोट छापता है? वेल, दैट्स सर्टेनली नॉट ट्रू। देखिए, आरबीआई एक आम कमर्शियल बैंक नहीं है जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता हो। आरबीआई हमारे देश का सेंट्रल बैंक है और इसकी प्राइमरी ड्यूटी है देश की इकोनॉमी को एकदम स्टेबल रखना। लेकिन आपने इन ऑपरेशंस के दौरान आरबीआई के बारे में सुना होगा कि ये बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज भी करता है जिससे उसको इनकम जनरेट होती है, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर और दूसरी करेंसीज का आदान प्रदान, यानी कि ट्रेड करना। फॉरेन और डोमेस्टिक गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर ये इंटरेस्ट भी कमाता है और अपने रिजर्व्स को मेंटेन करता है। अपने दिन प्रतिदिन के खर्चे निकालने और इमरजेंसी के लिए एक रिस्क फंड अलग रखने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पैसा बचता है, जिसे हम लोग सरप्लस कहते हैं, आरबीआई वही पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देता है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। अब आते हैं आज की करंट सिचुएशन के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, 22 मई को आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के गवर्नर संजय मल्होत्रा की चेयरमैनशिप में, उनकी अध्यक्षता में एक क्रूशल मीटिंग हुई और मार्केट के सारे अनुमानों को सच साबित करते हुए आरबीआई ने ऑफिशियली 2,86,588 करोड़ यानी लगभग 2.87 लाख करोड़ का रिकॉर्ड सरप्लस गवर्नमेंट को देने का अप्रूवल दे दिया है। पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2025 में यह अमाउंट 2.68 लाख करोड़ था और इस बार यह एक नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है। द अमाउंट इज वेरी ह्यूज। अगर हम पिछले साल की बात करें, जब आरबीआई ने सरकार को 2.68 लाख करोड़ ट्रांसफर किए थे, तो उससे पिछले साल के मुकाबले ये 27% ज्यादा था। और अब आरबीआई सरकार को इस तरह से पैसे बांट रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि प्रॉफिट तो खूब बना रहे। बट अचानक से आरबीआई का प्रॉफिट इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? आरबीआई के पास अचानक कोई खजाना तो नहीं आ गया, तो इसका एनालिसिस करना जरूरी है। तो इसके पीछे कोई जादू या काला जादू तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि दो बड़े मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स काम कर रहे हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा। 2026 वाले फाइनेंशियल ईयर के दौरान डॉलर की वैल्यू में लगभग 10% की गिरावट देखी गई और सबसे बड़ा गेम चेंजिंग फैक्टर रहा गोल्ड, जिसके प्राइसेस में लगभग 60% का एक हिस्टोरिकल उछाल आया। इस मैसिव सर्ज की वजह से सेंट्रल बैंक की अकाउंटिंग प्रॉफिटेबिलिटी में जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुआ। अब ये अकाउंटिंग प्रॉफिटेबिलिटी ये क्या भला है? तो चलो इसको जरा दो एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, द फर्स्ट एग्जांपल इज सोने की चमक, गोल्ड रीवैल्यूएशन जिसको कहते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 ग्राम सोना है जो आपने पिछले साल 5 लाख रुपए में खरीदा था। अगर आज इंटरनेशनल मार्केट में उस सोने की कीमत 8 लाख रुपए हो जाए तो टेक्निकली आपकी टोटल नेटवर्थ
3 लाख रुपए बढ़ गई, भले ही आपने वो सोना अभी बेचा ना हो। इसको इकोनॉमी की भाषा में रीवैल्यूएशन गेन कहते हैं। आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में हजारों टन सोना यानी कि गोल्ड ये मेंटेन हो रखा है। जब 2026 के फाइनेंशियल ईयर में गोल्ड के प्राइसेस एक झटके में लगभग 60% इंक्रीज हुए, तो आरबीआई की बैलेंस शीट पर रखे हुए इस मैसिव सोने की टोटल वैल्यू अपने आप बढ़ गई। बिना कुछ बेचे ही आरबीआई के एसेट्स की वैल्यू में कई हजार करोड़ रुपए का पेपर प्रॉफिट ऐड हो गया। यह एक सबसे बड़ा रीजन है इस बहुत बड़े सरप्लस का जो आरबीआई के पास आया है। दूसरा फैक्टर है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। आरबीआई करेंसी मार्केट को स्टेबल रखने के लिए लगातार डॉलर्स खरीदता है और बेचता रहता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट गौरी सेन गुप्ता इनके मुताबिक 2025 वाले फाइनेंशियल ईयर जो 31 मार्च 2025 को खत्म हुआ था, उसमें आरबीआई ने जिस एवरेज कॉस्ट पर डॉलर्स खरीदे थे वो रेट लगभग 82 रुपए पर डॉलर था। अब जब मार्केट में रुपये पर प्रेशर आया और डॉलर महंगा हुआ, तो आरबीआई ने वही सस्ते खरीदे हुए डॉलर्स मार्केट में हायर रेट्स पर बेचे। भले ही फरवरी 2026 तक आरबीआई ने पिछले फाइनेंशियल ईयर के 400 बिलियन डॉलर के मुकाबले काफी कम लगभग 166 बिलियन डॉलर ही बेचे, लेकिन सस्ते में खरीदकर महंगे में बेचने से और डॉलर इंडेक्स में लगभग 10% की गिरावट होने से आरबीआई को अपने इस डॉलर के ट्रेड पर भी एक लंबा चौड़ा मार्जिन मिला। तो इन्हीं दो फैक्टर्स, दैट इज सोने के दाम में हिस्टोरिकल 60% आग लगना और सस्ते डॉलर महंगे में बेचना, इसने मिलकर आरबीआई की ओवरऑल अकाउंटिंग प्रॉफिटेबिलिटी को एक मैसिव पुश दिया है। और यही वजह है कि सेंट्रल बैंक आज सरकार को 3 लाख करोड़ जैसा, मतलब 2.87 लाख करोड़ जैसा एक रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर करने की पोजीशन में खड़ा हुआ है। इसके साथ फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशंस और आरबीआई की इन्वेस्टमेंट इनकम से भी इस हिस्टोरिकल पे आउट को काफी सपोर्ट मिला है। ठीक है, ये उम्मीद जताई जा रही है कि उसने भी ऐड किया है, लेकिन ये पैसा ऐसे ही आर्बिट्ररी तरीके से ट्रांसफर नहीं होता। इसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बुक काम करती है, जिसे हम इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क यानी कि ईसीएफ कहते हैं। इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में इनकम आती है, तो आप ऑब्वियसली सारा पैसा तो नहीं खर्च करते होंगे, कोई ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आप कल को किसी मेडिकल इमरजेंसी या क्राइसिस के लिए एक रेनी डे फंड बनाते हैं। आरबीआई भी एग्जैक्टली यही करता है। ईसीएफ रूल्स के मुताबिक आरबीआई को अपनी टोटल बैलेंस शीट का एक हिस्सा कंटिंजेंट रिस्क बफर यानी कि सीआरबी के रूप में मेंटेन करना जरूरी है, जिसकी रेंज 4.5% से 7.5% के बीच तय की जाती है। पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 में आरबीआई ने थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच रखा और इस बफर को अपर लिमिट यानी कि 7.5% पर मेंटेन किया था। अब खेल यहां पर थोड़ा चेंज होता है। हमारे इकोनॉमिस्ट ने पहले ही एस्टिमेट लगाया था कि अगर आरबीआई अपना रिस्क बफर 6.5 करता है तो सरकार को बड़ा अमाउंट मिलेगा, और आज आरबीआई ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने अपना कंटिंजेंट रिस्क बफर यानी कि सीआरबी अपर लिमिट 7.5% से घटाकर 6.5% पर सेट कर दिया। इस वजह से सरकार की झोली में इतना बड़ा विंडफॉल आया, तो सरकार को मिलने वाला सरप्लस अमाउंट और भी ज्यादा बढ़ गया। एक अनुमान के मुताबिक अगर आरबीआई सीआरबी को 6.5% पर सेट करता है तो सरकार को 2.8 लाख करोड़ रुपीस के अराउंड ट्रांसफर मिल सकता है, यह अनुमान लगाया गया था। वहीं कई एक्सपर्ट्स इस ट्रांसफर को 3 लाख करोड़ रुपए भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, और कुछ वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स का एस्टिमेट बिल्कुल उतना ही था जितना आरबीआई ने आज ट्रांसफर किया है। हालांकि 3.4 लाख करोड़ रुपीस तक की भी एस्टिमेशन लगाई जा रही थी, बट 2.87 लाख करोड़ इज द अमाउंट जो आरबीआई डिविडेंड की फॉर्म में केंद्र सरकार को दे रहे। ये ओवरऑल फिगर इकोनॉमी के लिए एक बहुत मैसिव इंजेक्शन की तरह है, जो इसको थोड़ा मोमेंटम देगी। अब चलते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर। आरबीआई ने तो अपना कैलकुलेशन कर लिया, पर भारत सरकार के लिए इस पैसे की क्या वैल्यू है? अगर इसको मैं आसान भाषा में समझाऊं तो यह सरकार के लिए एक लाइफ सेविंग जैकेट की तरह है। दोस्तों, आज के समय में सरकार के घाटे यानी कि सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है, इसको कंट्रोल में रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। देश की ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए सरकार को हाईवेज, रेलवेज
और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के ऊपर बेशुमार पैसा खर्च करना पड़ता है। इस एक्सपेंडिचर को फंड करने के लिए टैक्सेस हमेशा काफी नहीं होते। यहां काम आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू भी, और रिसेंट ईयर्स में आरबीआई डिविडेंड ट्रांसफर्स जो होते हैं, आरबीआई के डिविडेंड ट्रांसफर्स, ये सरकार के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स बनकर उभरता है। सरकार ने अपने 2027 के बजट में पहले से ही स्टेट ओन्ड कंपनीज के डिविडेंड और सेंट्रल बैंक के ट्रांसफर से टोटल 3.16 लाख करोड़ मिलने का अनुमान लगाकर रखा था। अगर आरबीआई ने 2.87 लाख करोड़ के आसपास का ये डिविडेंड अकेले ही दे दिया तो सरकार के लिए ये बजट के मैथ को थोड़ा आसान बना रहा है। लेकिन ये पैसा सिर्फ अकाउंट्स बैलेंस करने के लिए नहीं है, इसकी रियल वर्ल्ड टाइमिंग बहुत क्रिटिकल है। टाइमिंग इज एवरीथिंग। आज ग्लोबल लेवल के ऊपर दोस्तों अनसर्टेनिटी का माहौल है, आप मानते हैं। वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहा है, जिसके चलते मार्च 2026 में डॉलर सेल्स इंक्रीज हुई हैं। ऑयल की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी है, जिससे हमारा इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ चुका है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। जब ऑयल महंगा होता है तो हमारा इंपोर्ट बिल इंक्रीज हो जाता है और हमें ज्यादा डॉलर्स चुकाने पड़ते हैं। इस गंभीर टेंशन के समय पर जब एक कमजोर रुपी और हायर इंपोर्ट कॉस्ट इकोनॉमी पर प्रेशर डाल रहे हैं, तब आरबीआई का यह सरप्लस ट्रांसफर सरकार को वो जरूरी फिस्कल सपोर्ट देगा जिससे वो अपने डेफिसिट पोजीशन को काफी इफेक्टिवली कंटेन कर सकेंगे। इस पैसे से सरकार मार्केट से कम उधारी लेगी, कम बोरोइंग्स लेगी। जब सरकार मार्केट से कम पैसा बोरो करती है तो प्राइवेट सेक्टर और आम जनता के लिए बैंक्स के पास उधार देने के लिए ज्यादा पैसा होता है। ठीक है, तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स कंट्रोल में रहते हैं, इंटरेस्ट रेट्स स्टेबल रहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो आरबीआई का ये फंड ट्रांसफर पूरी इकोनॉमी में एक पॉजिटिव चेन रिएक्शन सेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या सब कुछ इतना परफेक्ट है? क्या ये लगभग 3 लाख करोड़ का खजाना, 2.87 लाख करोड़ का खजाना हमारी सारी परेशानियां दूर कर देगा? अब यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे सबसे बड़े मुद्दे की, और वो है रुपी की गिरती हुई वैल्यू और देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट अरविंद पनागरिया की एक ऐसी वार्निंग की जो पहली बार सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक आप सबकी आंखें खोल देगा। दोस्तों, आमतौर पे क्या होता है कि जब भी न्यूज आती है कि रुपी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले गिर रही है तो देश में एक पैनिक सा हर तरफ मचना शुरू हो जाता है। रुपी कमजोर हो गया, इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। ये नैरेटिव हमने सालों से सुना है। एक साइकोलॉजिकल डर बैठ गया है कि अगर रुपी गिरते गिरते $1 इज इक्वल टू 100 रुपी तक इक्वेशन पहुंच गई तो डिजास्टर हो जाएगा। इसी पैनिक से बचने के लिए कई बार सेंट्रल बैंक अपना जमा किया हुआ डॉलर मार्केट में बेचती है ताकि रुपी की सप्लाई डिमांड मैनेज हो सके और उसे आर्टिफिशियली स्ट्रांग रखा जा सके। लेकिन देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट और 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अरविंद पनागरिया ने आरबीआई को एक सीधी और स्ट्रिक्ट एडवाइस दी है। पनागरिया साहब ने ट्विटर यानी कि एक्स के ऊपर लिखा है कि आरबीआई को 100 पर डॉलर की साइकोलॉजी से अपने पॉलिसी डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। उनका कहना है कि 100 सिर्फ एक नंबर है, बिल्कुल 99 और 101 की तरह। पनागरिया सर का लॉजिक बहुत ही क्लियर है। आज जो रुपी पर प्रेशर है उसकी एक बड़ी वजह ग्लोबल मार्केट में तेल की शॉर्टेज और प्राइस राइज है, क्योंकि क्रूड ऑयल की पेमेंट डॉलर में सेटल होती है। इसलिए सप्लाई शॉर्टेज की वजह से यदि क्रूड ऑयल महंगा होगा तो उसे खरीदने के लिए डॉलर की डिमांड अगेंस्ट डोमेस्टिक करेंसी विच इन दिस केस इज रुपी, तो वो कमजोर पड़ेगी, है ना। तो बेसिकली डॉलर स्ट्रांग होगा और रुपी कमजोर पड़ेगा। अगर ये ऑयल शॉक लंबा चलता है और आरबीआई जबरदस्ती रुपी को डिफेंड करने की कोशिश करता है तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि भारत के सारे फॉरेन एक्सचेंज यानी कि हमारे फोरेक्स ये धीरे धीरे खत्म या ब्लीड हो जाएंगे। पनागरिया साहब ने बड़ी क्लियर वार्निंग दी है कि ट्राइंग टू डिफेंड रुपी विल कंटिन्यू टू ब्लीड द रिजर्व्स अंटिल दे आर एग्जॉस्टेड। वो 91 वाली सिचुएशन वापस पैदा हो सकती है। अब आप सोचेंगे कि क्या रुपी का गिरना डेंजरस नहीं है? यहां पनागरिया जी ने 2013 की करेंसी क्राइसिस का एक एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि ये 2013 नहीं है, आज 2026 में हमारी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन पहले से कई ज्यादा स्ट्रांग है। 2013 में जो महंगाई थी
यानी कि इन्फ्लेशन ये डबल डिजिट्स में थी, लेकिन आज आरबीआई के प्रूडेंट मॉनेटरी मैनेजमेंट की वजह से इन्फ्लेशन रिलेटिवली कंट्रोल्ड है। हमारी इकोनॉमी एक ऐसी पोजीशन में है कि वो करेंसी डेप्रिसिएशन से आने वाले जो थोड़े बहुत इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स होते हैं उनको एब्सॉर्ब कर सकती है। तो अब ये जो ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि रुपी को नेचुरल तरीके से डेप्रिशिएट होने दिया जाए, और इसे कमजोरी में ही, मतलब ये कमजोरी लगती है लेकिन इसी में हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी ताकत छिपी है। ध्यान से सुनिएगा, अगर तेल की शॉर्टेज कुछ महीनों से 1 साल तक चलती है तो शुरू में रुपी कमजोर पड़ेगा, लेकिन जैसे ही इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बिल कम होना स्टार्ट होगा, रुपी वापस स्ट्रांगली रिकवर करेगा। और इस बीच जो सबसे बड़ा जादू होगा वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दिस इज द कैच। ध्यान से सुनो, सोचिए एक फॉरेन इन्वेस्टर के नजरिए से, जब रुपी सस्ता होता है तो उनके डॉलर की परचेजिंग पावर इंडिया में इंक्रीज हो जाती है। कल तक इंडियन स्टॉक मार्केट में जो शेयर उन्हें $1 में मिलता था, अब वो सस्ता हो जाएगा, $1 से कम में मिलेगा। सो द फॉरेन इन्वेस्टर्स वुड रिटर्न टू टेक द एडवांटेज ऑफ अ चीपर इंडियन करेंसी। ये एक ऐसी इकोनॉमिक साइकिल है जो आगे चलकर देश में बहुत मैसिव एफडीआई और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वाले डॉलर्स लेकर आएगी, जो पिछले कई महीनों से चल रही कैपिटल फ्लाइट जैसी सिचुएशन को ऑफसेट कर देगी। इसी के साथ साथ पनगरिया जी ने एक और बड़ी गलती करने से मना किया है, और वो है हाई इंटरेस्ट एनआरआई डॉलर डिपॉजिट लाना। कई बार करेंसी सपोर्ट करने के लिए ऐसी टेम्पररी स्कीम्स लेकर आई जाती हैं, लेकिन इफेक्टिवली ये देश का पैसा अमीर एनआरआई डिपॉजिटर्स को ट्रांसफर करने जैसा है, जिससे देश को उससे भी ज्यादा नुकसान होता है जितना हम अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व्स पर कमाते हैं। सो इन शॉर्ट, महंगे टेम्पररी शॉर्टकट्स मत लीजिए, फंडामेंटल इकोनॉमिक्स को अपना काम करने दीजिए। तो अगर हम इन दोनों मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को एक साथ जोड़ें तो पिक्चर हमें एकदम क्लियर हो जाती है। एक तरफ आरबीआई का 3 लाख करोड़ रुपीस का 2.87 लाख करोड़ रुपीस का रिकॉर्ड डिविडेंड ट्रांसफर हमारी सरकार को एक बहुत बड़ा फिस्कल कुशन देगा। यह पैसा डेफिसिट को कवर करेगा और मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन रखेगा बिना किसी एक्सेसिव बोरोइंग के। और दूसरी तरफ अगर आरबीआई 100 रुपीस के साइकोलॉजिकल बैरियर का डर छोड़कर रुपी को ग्लोबली एडजस्ट होने देता है तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स सेफ रहेंगे और लॉन्ग टर्म में सस्ता रुपी न्यू फॉरेन इन्वेस्टर्स को भारत की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों पॉलिसीज मिलकर भारत की इकोनॉमी के चारों तरफ एक ऐसी शील्ड बना सकती हैं जो किसी भी ग्लोबल क्राइसिस को विथस्टैंड कर सके। अब एक क्रिटिकल सवाल दोस्तों मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। एज अ स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी या एक अवेयर नागरिक होने के नाते आपका अपना एनालिसिस क्या कहता है इस सिचुएशन के बारे में? क्या आरबीआई को अपने रिजर्व्स यूज करके रुपी को $1 इज इक्वल टू 100 रुपी का मार्क क्रॉस करने से रोकना चाहिए, या पनगरिया सर की तरह रुपी को नेचुरली गिरने देना चाहिए? अपना ओपिनियन अभी के अभी नीचे लाइव चैट और वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे प्रॉपर लॉजिक के साथ बताइएगा। मैं पर्सनली बेस्ट और सबसे एनालिटिकल कमेंट को मैं हार्ट दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उसको मेंशन भी करूंगा। सो लेट अस सी हु गिव्स द बेस्ट कमेंट एंड द बेस्ट लॉजिक। अगर आपको ये इन डेप्थ इकोनॉमिक एनालिसिस पसंद आया और ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को आसान भाषा में समझने में मजा आया तो इस वीडियो को अभी के अभी प्लीज लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक इस वीडियो को और भी व्यूअर्स तक पहुंचने में मदद करेगा, और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको इस इकोनॉमी के बारे में एक नया नजरिया पता लग सके। ऐसे ही टॉप टियर एनालिसिस और स्ट्रेटेजी के लिए स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में एक और बर्निंग इशू के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग स्मार्टली, स्टे फोकस्ड एंड जय हिंद।